नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। परिहार विजय पथ में आप सभी का स्वागत। एक अखबार की कटिंग इसमें डाल के लगा रहा हूं जिसमें ये कहा गया, डेट तो उसमें नहीं दी है, लेकिन उसमें कहा कि सेना ने जेसीओ को गजेटेड माना। हाँ, जेसीओ गजेटेड ही था। यदि आपको पीछे से हिस्ट्री शुरू करें तो अंग्रेज ऑफिसर्स रॉयल सेंट हर्ट अकेडमी इंग्लैंड से पास आउट होकर आते थे और वही अफसर थे। इंडियन ऑफिसर्स इज ओनली जेसीओ, जूनियर कमीशन अफसर। तो 1918 से 20 के दौर में जो भी ऑफिसर्स इंडिया के उन्हें भर्ती भी किए तो टेम्परेरी अफसर्स के तौर पर थे। और 1921 के बाद उन लोगों ने कमीशन देना शुरू किया और 1932 में आईएमए की स्थापना देहरादून में हुई। तब से जब से सैन्य अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ता गया तो जेसीओ के ग्रेड को लगातार घटाते चले गए। मैं आपको याद दिला देता हूं 1973 की। 1973 में जब पूछा गया कि स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंसेज इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, वाई नॉट फॉर जेसीओ, क्योंकि सबसे पुराना कमीशन तो जूनियर कमीशन अफसर है, लेकिन वहां पर डिस्टर्बेंस अलाउंस 50 था ऑफिसर का। जो उनके समकक्ष काउंटर पार्ट जेटीएस का जो वेतन था वो 700 था और तब सेकंड लेफ्टिनेंट 750 यानी 50 रुपया अधिक ले रहे होते थे। और आया फोर्थ पे कमीशन का दौर। फोर्थ के कमीशन तक भी जेसीओ को गजेटेड वैल्यू ही दी गई थी। पे स्केल भी उसी तरह का था, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का 1.7 गुना ज्यादा और लगभग कर्नल साहब का 2 गुना ज्यादा था। अब आते हैं फिफ्थ पे कमीशन पर। फिफ्थ पे कमीशन में देखा यह गया कि देखो, जो काउंटर पार्ट्स ऑफ सिविलियंस हैं, अदर्स पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी, सीआईसीटी ऑपरेशन, एड टू सिविल अथॉरिटी और विभिन्न प्रकार के काम सैनिकों को सिविल प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर करने होते हैं। इसके लिए उनकी स्टारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट को अबॉलिश्ड किया जाए, हटा दिया जाए और लेफ्टिनेंट से 2 स्टार से सेना की शुरुआत हुई। लेकिन नायब सूबेदार को केवल 1 स्टार में रखा गया, ये पहली गलती थी। और वहां पर वेतन स्केल भी जो 6600 से 7450 के पेमेंट थे, उनको स्पेशली वित्त मंत्रालय ने, मैं संदर्भ सहित बताता हूं, 5th CPC 319 संदर्भ चेक कर लेना। वहां पर उनको लोगों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग, प्रशासनिक लोगों से जुड़े, उनको गजेटेड पे स्केल में डाला। सेना का पे स्केल 5620 नायब सूबेदार का था, 6600 सूबेदार का और 6750 सूबेदार मेजर। लेकिन वहां पर जो एक्स ग्रुप वेतन, जो एक्स ग्रुप के होते हैं, उनके सूबेदार मेजर को 7350 यानी केवल एक एजुकेशन सूबेदार मेजर या उनके समकक्ष एक्स ग्रुप वेतन पहले अलग सा नहीं होता था, तो वो ही गजेटेड पे स्केल में थे। उसे आगे जाकर कवर करूंगा, लेकिन इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूं। 6th CPC में जब ग्रेड बांटे गए तो 5th CPC में हवलदार जी का बेसिक वेतन था 3600 और एजुकेशन या एक्स ग्रुप के सिपाही या समकक्ष का एक्स ग्रुप के सैनिक का भी, सिपाही का भी 3600 ही था। अब ग्रेड वैल्यू में सिपाही सिपाही है और हवलदार हवलदार होता है, इसलिए जब ग्रेड वैल्यू सिपाही की 2000 और हवलदार की 2800 रखी गई तो एक्स ग्रुप वेतन उनका 1400 अलग रखा गया, जो बेसिक का हिस्सा, उस पर डीए भी लगता है। और उसके बाद उसका 2.57 जोड़ लो आप, तो होता है 3600 और 3600 का आजकल 6200 का जो क्लेम कर रहे हैं वो ठीक भी है। वहां पर एक संदर्भ पड़ेगा, संदर्भ संख्या याद नहीं रही, लेकिन उसमें ये लिखा गया हायर पे स्केल इस लेवल 6 में से अगर 2800 यानी कि हवलदार जी का जो वेतन है 29,200 में 6200 ही इसलिए है ताकि वो ओवरलैप ना करे 35,400 के वेतन स्केल को। यहाँ पर वो दलील दी गई है। और उसमें और भी चीजें थी। जब 5th CPC ने ही मर्जिंग सही नहीं रखा, नायब सूबेदार जी को पहले ही नीचे कर दिया तो ऑलरेडी 2 रैंक ऊपर नहीं जा पाएंगे। 6th CPC ने तो बहुत अच्छा काम किया, सबको नॉन गजेटेड कह दिया। मैं आपको संदर्भ और पेज नंबर भी बताता हूँ। पेज नंबर 459 6 CPC हवाला नंबर 71935 पढ़ लेना। उसमें यह कहा है कि सेना के पद पुलिस के समान है, यानी कि एसआई के बराबर नायब सूबेदार है और इंस्पेक्टर के समतुल्य सूबेदार और सूबेदार मेजर हैं। सूबेदार मेजर जी को 4800 का ग्रेड इसलिए रखा गया है कि 200 इनकी अपॉइंटमेंट पे है, जबकि सच ये है एक सूबेदार मेजर बनने के लिए डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी बैठती है, जिसको आप डीपीसी कहते हो, पूरे ग्रुप में वहां पर छटनी होती है, तब सूबेदार मेजर वो बनता है। इसी प्रकार आर्मी हेडक्वार्टर पर जब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल का बोर्ड बैठता है तो मुश्किल से कई लोग कर्नल निकलते, बाकी बाहर हो जाते हैं।
तो जब कर्नल साहब बटालियन कमांडर हो सकता है तो क्या सूबेदार मेजर अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट बीएचएम है, सीएचएम है? ये कहा गया क्योंकि वहां पर पे कमीशन ये मानने से इनकार कर रहा था कि ये गजेटेड रैंक है, और जो हमारे अधिकारी सिफारिश करते हैं उनने उनकी सिफारिश ही नहीं की, जिसे आप इस अखबार के टुकड़े में कहते हो कि ये 2011 की गलती है। ये गलती 1973 से आज तक होती आई है, जो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। उसके अलावा जब वहां पर ग्रेड वैल्यू की बात आई तो मैं आपको पहले संदर्भ क्लियर कर देता हूं। राज्य सरकार का वो अधिकारी राजपत्रित है जिसके नोटिफिकेशन में गवर्नर साइन करते हैं और उनका अलग सा कमीशन नंबर लागू होता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार का वो अधिकारी गजेटेड होता है जिसके नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति साइन करते हैं। जिस प्रकार से मेरा आर्मी नंबर है 4073-253, हवलदार खुशहाल सिंह जब तब थे, लेकिन जब मैं नायब सूबेदार बना हूं जैसी 531418 नायब सूबेदार खुशहाल सिंह, दैट इज द डिफरेंस। मुझे ये बताइए राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन कब आया था कि इनको नॉन गजेटेड कर दिया जाए? अन्यथा ये भारतीय संविधान और महामहिम राष्ट्रपति की कलम का उल्लंघन भी है। ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये एक बड़ी गलती है, एक साजिश है जो जानबूझकर की गई और इससे हम लोगों का लेवल नीचे आया। यानी कि भारत सरकार के गजेटेड क्लास 2 ग्रेड बी जीएसयू हैं जिनके काउंटर पार्ट में अगर आपको गिना दूं, बीडीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, नॉट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इज नॉन गजेटेड, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एसडीओ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों या जल विभाग के हों, किसी के हों। इसके अलावा डीएसपी तक के रैंक जहां से उनके आईपीएस शुरू नहीं हो जाते हैं वो गजेटेड ग्रेड बी, यानी एक नायब सूबेदार से ऑफसेटिंग कंपनी कमांडर मेजर तक की वैल्यू को इक्वल तो नहीं लेकिन इक्विवेलेंट रखा गया था, जो आज हम जवानों के साथ है। कोई अंतर नहीं है जेसीओ में और जवान में। अगर देखा जाए तो बेहतर जवान है, 17 साल में 20,463 पेंशन है, 1 साल का इंक्रीजमेंट निकालो होता 1200 कुछ, 30 साल मेरे जैसों ने नौकरी भारत 36,000, क्या 36 हमारी पेंशन है 31,500। अब तो हम सिपाही भी नहीं रहे। इसलिए इस गलती को अगर मानते हैं कि इसमें सुधार हो रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। दोबारा बताता हूं कि एवरी गजेटेड क्लास बी क्लास 2 4800 ग्रेड, वेतन स्केल 47,600 से शुरू होना चाहिए था। जहां पर नायब सूबेदार जी होने चाहिए थे वहां पर सूबेदार मेजर है। वी आर टू रैंक डाउन फॉलिंग, ये सबसे बड़ा दोष है और इसका इफेक्ट पूरी सेना पर पड़ रहा है। इसलिए पड़ रहा है, सिपाही क्यों मेहनत करेगा, 17 साल में चाहेगा, 17 साल डीएससी में करेगा, दोनों की पेंशन 70,000 ले लेगा। मेरी तरह 30 साल क्यों घुटना किसे हो? कहां से फैकल्टी डेवलपमेंट होगी, कहां से वो लीडरशिप लेगा, कहां से वो अच्छे कोर्सेज करेगा? तो सारे ऑर्गेनाइजेशन का साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो सिविल काउंटर पार्ट्स के साथ काम करने में, जब सिविल इंस्पेक्टर देखता है कि 2 स्टार 3 स्टार हैं, नायब सूबेदार का 1 ही स्टार है, सीआईसीटी ऑपरेशन में कैसे काम कराएंगे आप उनसे, जहां पर सीआरपीएफ बीएसएफ के साथ वो लड़ाइयां लड़ते हैं, ईस्टर्न में आईटीबीपी के साथ ईस्टर्न सेक्टर में लड़ते हैं। कभी आपको सिक्योरिटी थ्रेट का ध्यान भी आया? देर आए दुरुस्त आए, यदि इसे सुधार लेते हैं तो ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि 24 साल में जो हवलदार नायब सूबेदार नहीं भी बन पाया, कम से कम एमएसीपी का बेनिफिट तो लेगा। लेकिन एमएसीपी अंडर मिनिमम सर्विस होना चाहिए था 17 से 19 साल के बीच, जैसे आपका है, अधिकारियों का है 20 साल मिनिमम सर्विस है। और तीनों एसीपी उनके 13 ईयर में तीनों प्रमोशन ग्रेड यानी मिल जाते हैं और वो पे बैंड 4 में चले जाते हैं। अब मुझे बताइए पे बैंड 3 पर किसका अधिकार है, जेसीओ का है या नहीं? लेकिन गनीमत यह है कि पे बैंड 2 का आखिरी लेवल है 9 तक भी सूबेदार मेजर भी नहीं है, वो खाली है। जबकि पे बैंड 3 को ऑफिसर शुरुआत होती है और 13 साल में पे बैंड 4 में चले जाते हैं। बहुत अच्छा है। उसके बाद एसएजी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप प्लस जिसमें ऑल आर्मी कमांडर आते हैं, अपेक्स स्केल इज वॉइस चीफ एंड देन कैबिनेट स्तरीय वेतन जो जनरल साहब का, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। लेकिन हमें क्यों नीचे फेंका, हम अपनी जगह क्यों नहीं है? दोबारा बता रहा हूं, पे बैंड 3 पर जैसे उसका अधिकार है और वो गजेटेड है, और पे बैंड 1 में जवानों की शुरुआत होती है, पे बैंड पर उनका 2 पर उनका पूरा अधिकार है। यदि सरकार इस बेसिक बुनियाद को सुधार लेती है 8th सीपीसी में, या फिर जो आप मस्टरिंग पे स्केल देते हैं, या फिर जो भी गुणांक लगाते हैं, पहले बेसिक सुधारिए ताकि
इस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न न हो, उसके आधार पर मैक्सिमम मिनिमम जो आप ओआरपी देंगे वो अधिक ही होगा, और उसी के आधार पर डिसेबिलिटी या फैमिली पेंशन जब बेसिक ही ऊपर आ जाएगा तो सभी को बेनिफिट जरूर होगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देर आए दुरुस्त आए, इस गलती को जल्द से जल्द सुधारें और बने रहें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।